अब सवाल यह आता है कि एल एच रूल आखिर फेल क्यों होता है। और आपने देखा होगा टीचर्स और अच्छे टीचर्स कई बार ये बोलते हैं भाई एल एच रूल मत लगाओ, लिमिट्स निकालने के लिए एल एच रूल मत लगाओ। दे जस्ट हेट एल एच रूल। क्या कारण है? और बच्चों को लगता है यार क्या मस्त रूल है, कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, इसी से ही करेंगे सारे क्वेश्चन। पर टीचर फिर भी बताते हैं नहीं नहीं एल एच रूल मत लगाओ, फेल हो जाएगा। फेल होने के लिए वो जो एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं उससे बच्चा कन्विंस नहीं होता कि हाँ ठीक है ये इनको रट लूंगा मैं। सवाल ये आता है कि पहली बात एल एच रूल फेल क्यों होता है, कहां होता है, और टीचर्स को पसंद क्यों नहीं है। इस चीज को जरूर समझ लीजिए, नहीं तो कभी एग्जाम में आपसे गड़बड़ हो जाए। तो पिछला वीडियो हमने बताया था, इसमें एल एच रूल के ऊपर 4 कंडीशंस हमने कवर की थी। उस वीडियो को आप चाहे हो तो आप देख सकते हैं, आपको थंबनेल दिख गया होगा। पर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, अब इस वीडियो को देखिए, ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको। हमने एल एच रूल की 4 कंडीशंस देखी थी, उनको चेक कैसे करना है और क्या करना चाहिए कि जब ये वाली जो सेकंड लिमिट आती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हम ओरिजिनली एल एच रूल में ये वाली लिमिट निकालने की बात करते हैं और हम इस लिमिट को इसके थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होता है, तो यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियो। ये वाला वीडियो उस वीडियो से काफी फर्क है, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस्ड आपसे बात करेगा कि एलएच रूल का इंट्यूशन कहां है, कैसे आ रहा है। और ये जो इंट्यूशन है उसके बाद हमें वो 4 कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है एलएच रूल में, और अगर वो चीज है उसके बाद फिर ये हमेशा काम क्यों नहीं कर रहा है और टीचर्स क्यों हेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्यूशन बताते हैं कि लोगों का एलएच रूल का इंट्यूशन शुरू हुआ कहां से। कि हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की बात कर रहे हैं, एफ एक्स बाई जी एक्स की, और लेट्स से मैं टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो फॉर्म ले रहा हूं। टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए बनाऊंगा वीडियो, अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। उसी का ही एक वर्जन क्रिएट करना है। आप सबसे पहले इसी केस को समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे क्या कहानी है इंट्यूशन की। तो दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स से एक्सटेंडिंग टू ए पे जीरो टेंड कर रहे हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। ए पर दोनों ही फंक्शन जीरो टेंड कर रहे होंगे। अब ए पर मैंने ये होल बना रखा है, परंतु इस होल को एक्चुअली हो सकता है एफ एक्स खुद यहां हो, जी एक्स खुद यहां हो, डिसकंटिन्यूटी वगैरह भी हो सकती है। पर अंडरस्टैंड दिस, जब हम एक्सटेंडिंग टू ए की बात कर रहे होते हैं तो हम ए पॉइंट पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। तो पता है हम क्वेश्चन को चेंज करते हुए वी कैन चेंज द क्वेश्चन एंड वी कैन एक्चुअली फिल दिस होल। मतलब ये जो होल है ना, हम इसको बड़े आराम से यहाँ फिल कर सकते हैं। हम एक तरह से नया एफ एक्स और नया जी एक्स ले सकते हैं जहां पर ये कंटिन्यूटी है, इवन इफ जो हमारा ओरिजिनल एफ एक्स और जी एक्स है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि हमें एक्सटेंडिंग टू ए पर एक्चुअली ए से कभी बात करनी भी नहीं होती है। तो हम बड़े आराम से इस होल को हमने फिल किया और फोर्सिबली हमने क्या किया, इन दोनों को कंटिन्यूस बना दिया, एक नया फंक्शन बना लिया जो कंटिन्यूस है। अब कहानी ऐसी आती है, एफ एक्स भी कंटिन्यूस है अब ए पे और जी एक्स भी कंटिन्यूस है और दोनों के दोनों ए पर आंसर जीरो दे रहे हैं। नाउ अब हमें जैसे जैसे एक्स टेंडिंग टू ए हो रहा है, एक्स जैसे जैसे ए के पास आ रहा है, तो हमें एफ एक्स बाई जी एक्स चाहिए। तो आप समझ सकते हैं एफ एक्स बाई जी एक्स एसेंशियली, एफ एक्स मतलब किसी पॉइंट एक्स पर ये एफ एक्स होगा और ये जी एक्स होगा। हमें ये दोनों हाइट्स का रेशियो चाहिए। आप देख रहे हैं ये जो दोनों हाइट्स हैं इन्हीं का ही रेशियो चाहिए। जैसे से एक्स ए के पास आएगा ये हाइट्स का रेशियो क्या बनेगा, दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड। अब कहानी ऐसी है कि अगर हमें ये हाइट्स का रेशियो चाहिए, एच वन बाई एच टू, एच वन एफ एक्स की हाइट है, एच टू जी एक्स की हाइट है, तो हम धीरे 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 जैसे जैसे हम ए के पास आएंगे तो हमें इंट्यूशन से ऐसा समझ में आता है कि यार वो जो ये जो शेप है ना, एक्चुअली तो वो ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं है, जैसे कर्व सा शेप होगा। और जैसे जैसे हम पास आएंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगल जैसा हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली दो लाइंस आ जाएंगी, एफ एक्स और जी एक्स दो लाइंस जैसा दिखेंगे। जैसे हम जूम करते करते एकदम पास लेके आएंगे इसके। और जब ये जो दो लाइंस जैसा दिखेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि हाइट वन बाय हाइट टू, क्योंकि बेस तो सेम ही है ट्रायंगल में जो बन रहा है, वैसे वो ट्रायंगल है नहीं लेकिन बेस तो सेम ही है, ट्रायंगल बन रहा है। तो हाइट वन बाय हाइट टू कुछ नहीं होगी, टेन थीटा वन बाय टेन थीटा टू का रेशियो होगा, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम ही है। और टेन थीटा वन बाय टेन थीटा टू आप कह सकते हैं वो स्लोप्स का रेशियो है। तो आप आराम से लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स निकाल लीजिए उस पॉइंट पे। मतलब आप अज्यूम कर लीजिए जो ट्रायंगल ऐसा बन रहा है कि ये स्लोप सी वहीं पर एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ट्रायंगल ये जो ग्राफ है ये अपने टेंजेंट से बिल्कुल मैच कर गया है, इस तरह का आप अजम्पशन लेके बोल सकते हैं कि हाँ एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स जो टेन थीटा का रेशियो होगा वही हाइट्स का रेशियो होगा। तो ये इंट्यूशन हमें मिलता है, काफी इंट्यूटिव सा आइडिया है, लगता है वाह क्या सोचा है। पर सवाल यह है कि अगर ये इतना इंट्यूटिव है तो हमेशा काम क्यों नहीं कर रहा है। मतलब हाँ हर बार ऐसे हाइट्स का रेशियो ही तो लेना है,
और क्योंकि अगर वहां पे वैल्यू 0 तो बस हाइट्स का रेशियो है, tan थीटा का ही तो रेशियो होगा, तो ये हमेशा काम क्यों नहीं करता है? तो आइए, और इतनी सारी जो कंडीशंस की जरूरत है, अगर इतना इंट्यूटिव है तो इतनी सारी कंडीशन जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, 4 कंडीशंस की जरूरत बताई थी, इसकी जरूरत आ कहां से रही है? मतलब उतना इंट्यूटिव सा आइडिया वर्क क्यों नहीं कर रहा है? वो तो हर बार वर्क करना चाहिए। चलो ये भी मैं मान लूं कि जो पहली दो है तो ऑब्वियस है सर, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ताकि वहां टेंजेंट बने, 0/0 फॉर्म तो आप बोल ही रहे हो। ये क्यों है कि ये इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए उस इंटरवल में, ये भी कंडीशन आती है। और ये वाली कहां से आ रही है? वी डोंट नो अबाउट 3 and 4, ये कहां से आ रही है? और यही क्रक्स है टू अंडरस्टैंड कि ये बाकी चीजें कहां से आई। और वो जो ओरिजिनल सा एक्सप्लेनेशन है, व्हाई इज दैट एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट फूलिश, विल कम टू दैट। तो सबसे पहले इंट्यूशन से, मतलब ये दोनों लिमिट्स आपस में रिलेट कर दी गई थी। लिमिट 1 जो हम निकालना चाह रहे हैं, एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, और लिमिट 2 एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। और ये कहा गया था, इंट्यूशन से तो आ रहा था भाई ये दोनों सेम ही है, L2 निकाल लो, L1 पे चढ़ा दो, हो गया काम खत्म, फोड़ दिया अपन ने। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट होता ऐसा है कि L2 अगर एग्जिस्ट कर रही है K, तो L1 K हो जाएगा। L2 अगर इन्फिनिटी है तो L1 भी इन्फिनिटी हो जाएगा। L2 अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। भाई अगर ये हमेशा ही इक्वल है तो फिर इसके डज नॉट एग्जिस्ट में वो भी डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं हो रहा है? एंड दैट्स अ क्वेश्चन वी नीड टू आंसर। भाई मैथ्स की बात हो रही है। तो बिफोर वी प्रोसीड, मैं सब बच्चों से एक बार बात करना चाहता हूं कि देखो, अगर आपको हमारे जैसा कंटेंट जो हम बिल्कुल डेप्थ में सिस्टमैटिकली फील के साथ पढ़ाते हैं वो पसंद आ रहा है, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे बैचेस 8, 9, 10th, 11th और 12th और ड्रॉपर सबके लिए ओपन किए हुए हैं। आप एक बार उन बैचेस को चेकआउट कीजिए। उन बैचेस में जरूर आपके मतलब के कुछ बैचेस मिलेंगे। स्पेशली अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग, आप हो सकता है हमसे ना पढ़ पा रहे हो क्योंकि जब से आप हमें जानते हो उसके पहले ही आपने कहीं और एडमिशन ले रखा है, पर आपका कोई छोटा भाई या बहन अभी 8, 9 या 10th में आ रहा है और वो मैथ्स को अभी से ग्रूम करना चाहता है, तो उसके लिए हमारा पावर 50 बैच और आईओकेएम बैचेस को जरूर रिकमेंड कीजिएगा। आप 11th में है, मान लीजिए आपने तैयारी शुरू की, लेकिन आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही कुछ ना कुछ डामाडोल चल रहा है, तो हमारे बहुत अच्छे बैचेस चल रहे हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, जिसमें आप अभी भी कर सकते हैं और अभी भी आप कवर अप कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू कवर दैट अप। तो जो भी बच्चा परेशान है अपने किसी बैकलॉग वगैरह से, प्लीज कनेक्ट विद अस। नॉनदलेस, तो बात L1 और L2 की हो रही थी कि भाई अगर ये दोनों सेम है तो L2 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी है, ठीक है, पर ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं है? इसमें कांट से क्यों आ रहा है? इसी चीज को अगर हम आगे लेके जाते हैं तो इसका जवाब हमें मिलता है कॉशी सेकंड लिमिट थ्योरम से, और एक्चुअली यही राजा है, इसी के ही बच्चे हैं LH रूल और स्टोल्स-सेजारो थ्योरम, जिसका भी मैंने एक और वीडियो बनाया है। ये कॉशी सेकंड लिमिट थ्योरम ही है जिसे आप एक्चुअली पढ़ रहे होते हैं। आप LH रूल नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ते यही है। LH रूल नाम से बोला जाता है, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, यही है, फालतू में फेमस हो रखा है, आप पढ़ यही रहे हैं, यही है आपके सिलेबस में। जो LH रूल जिसको आप बोलते हैं वो ये है, असली में ये नहीं है। ये तो बहुत ही वाहियात सा वो वर्जन दिया था। दिस इज वॉट यू स्टडी, और इसी को यूज करने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब आपके सिलेबस में। तो एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, जिन बच्चों को इसकी समझ नहीं है वो बच्चे जिनको देखना मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह सब परेशान करता होगा, एक बार इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, आपको काफी सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर होंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है कॉची सेकंड लिमिट थ्योरम के? इसमें एक तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगता है और एक सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स लगता है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है कि अगर एक एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, दोनों के दोनों ए टू बी स्क्वायर ब्रैकेट में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है राउंड ब्रैकेट ए टू बी में, और जी डैश एक्स इस पूरे इंटरवल में कहीं भी जीरो नहीं है, तो उस केस में एक कोई ना कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ए और बी के बीच में, कहीं ना कहीं होगा, कि सच दैट एफ डैश सी और जी डैश सी का रेशियो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए के इक्वल होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम इसको बहुत इंट्यूटिवली समझने वाले हैं। अब ऑफ कोर्स एक कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, अगर जिन बच्चों को मीन वैल्यू थ्योरम से समस्या है वो कमेंट में लिख दे, हम उसके ऊपर भी बड़ा अच्छा वीडियो बनाएंगे। ऑल्सो खुद सोचिए, ये भी बड़ा अजीब सी बात है ना कि इसमें कंटिन्यूटी बोली गई है पर डिफरेंशिएबिलिटी में राउंड ब्रैकेट्स आ रहे हैं। इन सब चीजों का जवाब मिलना चाहिए ना मीन वैल्यू थ्योरम में। तो वो सब जवाब के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा, आगे चलते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि सी होगा उस इंटरवल में कहीं ना कहीं,
सच दैट एफ डैश सी बाय जी डैश सी इसके इक्वल होगा। वो बता नहीं रहा है कि यह रहा वो सी, वो सिर्फ बता रहा है कि होगा, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, उस इंटरवल के अंदर कहीं तो होगा। तो ये बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि कोई फॉर्मूला या वैल्यू नहीं देता है हमें सी की कि वो क्या वैल्यू है, बस वो बोल देता है होगा। ऑल्सो ये भी फेयरली इंट्यूटिव आइडिया, स्कूटर से समझते हैं। ये कहना ये चाहता है ये वाला थ्योरम कि भाई दो लोग हैं, दो लोग हैं, स्कूटर चला रहे हैं। एक का, अभी देखो ये जो एफ बी माइनस एफ ए है ना, इसको हम लोग अगर बी माइनस ए से ऊपर नीचे से डिवाइड कर दें तो ये इस इंटरवल के अंदर इनका एवरेज रेट ऑफ चेंज है। तो मान लीजिए 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में दो लोग स्कूटर से निकले, और ऑफ कोर्स वो स्कूटर की स्पीड का ऐसा फंक्शन है कंटिन्यूस डिफरेंशियल, वो बाद की बात है, छोड़ो उसकी, मैं इंट्यूटिवली बात कर रहा हूं। दो लोग स्कूटर से निकले, पहले का एवरेज स्पीड हमारा 60 आ रहा है ऊपर वाले का, और एफ एक्स जो है उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो भी है। तो पहले का एवरेज स्पीड आप समझ सकते हैं 60 आ रहा है, मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन टाइम टेकन, स्टार्टिंग पॉइंट ए था एंड पॉइंट बी था, तो पहले का एवरेज स्पीड 60 आ रहा है लेट से, दूसरे का एवरेज स्पीड लेट से 30 आ रहा है। इनकी एवरेज स्पीड्स का रेशियो उसी इंटरवल में 10 से 12 के बीच में 2 है, एवरेज स्पीड्स का रेशियो। ये थ्योरम ये कहना चाहता है कि 10 से 12 के बीच में कोई ऐसा समय जरूर रहा होगा, पता नहीं कौन सा समय रहा होगा, पर कोई ना कोई ऐसा समय जरूर रहा होगा, 11:10, 10:15, 10:30, 13 सेकंड, कोई ऐसा समय जरूर रहा होगा जब अगर मैं उनकी इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता ना, उसका रेशियो भी 2 ही आता। ये थ्योरम एक्चुअली ये कहना चाहता है। ये कैसे आया, कहां से आया, उसके लिए आप बताइएगा, हम वीडियो बनाएंगे, पर ये थ्योरम एक्चुअली ये कहता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना, एवरेज, वो उसका रेशियो इंस्टेंटेनियस के रेशियो की इक्वल होगा। वो इंस्टेंटेनियस का जो इंस्टेंट होगा वो उसी टाइम इंटरवल में कहीं ना कहीं होगा, कहां होगा वो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं होगा। वहां पर आप उनके स्पीडोमीटर को देखोगे ना तो तुम्हें पता लग जाएगा, ओके इसकी स्पीड 80, इसकी स्पीड 40, तो रेशियो 2 आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा होगा, रेशियो वही आ जाएगा। ये कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है। अब सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स को समझते हैं। अब जैसे सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स में क्या है कि मान लीजिए हम ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। अब आप जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट से आप जानते ही हैं काफी, एक तो बहुत ही वैसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं चलता चलता 0 तक जा रहा हूं तो ग्राफ कहां जा रहा है, वो भी ठीक है, ऑफ कोर्स वो उतनी रिगोरस नहीं है। एक होती है सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स, और एक होती है एप्सिलॉन डेल्टा बेस। सबसे शार्प एप्सिलॉन डेल्टा होती है, पर सीक्वेंस बेस को भी थोड़ा समझने की जरूरत है क्योंकि दुनिया का काम उसी से चलता था पहले। तो वो क्या कहता है कि भाई x टेंडिंग टू 0 x प्लस 2 का होल क्यूब का लिमिट 8 आ रहा है, इस बात का क्या मतलब है। वो कहता है कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस बनाओ x का, भाई x टेंडिंग टू 0 है ना, तो x 0 के पास जा रहा है, तो कोई ऐसा सीक्वेंस बनाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला बनाया, x जो है 1/n है और n कोई नेचुरल नंबर है, और ये सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि जब n इंफिनिटी जा रहा है तो x जो है 0 जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें x को 0 के पास पहुंचाना है, मतलब इस सीक्वेंस की अल्टीमेट टर्म 0 के पास पहुंचने की कोशिश करें। ऐसे सारे, ऐसे किसी भी एक सीक्वेंस के लिए आप ये वाली लिमिट निकालोगे, जैसे मैं यहां पर xn को 1/n डाल दूं तो आप देख सकते हो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n प्लस 2 का होल क्यूब। ऐसे ही मैं 1/n स्क्वायर भी ले सकता था, ऐसे ही मैं 1/ln 1 प्लस n भी ले सकता था। ऐसा कोई भी सीक्वेंस उठा लो जो अल्टीमेटली 0 पर जाके पहुंचता है और वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, उन सारे सीक्वेंस की जब लिमिट निकालोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। वो ये कहना चाहता है कि अगर ओरिजिनल लिमिट 8 है तो मतलब समझिए बात को कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट l है एक्सटेंडिंग टू a पर, तो इसका मतलब ऐसे जितने भी सीक्वेंस हो सकते हैं, कोई सा भी उठा लो, वो सीक्वेंस ऐसे हैं कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे वो जो सीक्वेंस की जो टर्म है वो भी a पर ही जा रही है। वो सीक्वेंस का फॉर्मूला अगर आप यहां फिल कर दोगे और n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दोगे तो ये भी l ही होगा। ऑल्सो वो ये भी कहते हैं
कि अगर सारे सीक्वेंस ऐसे हैं, दुनिया के सारे सीक्वेंस आपने चेक कर लिए एक्सएन के, जो खुद ए पर जा रहे थे व्हेन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी था, और उनका आंसर एल आ रहा था फंक्शन में डालने के बाद, लिमिट लेने के बाद, तो एक्स टेंडिंग टू ए की लिमिट भी एल ही होगी। मतलब ये दोनों चीजें सेम है। मतलब अगर फंक्शन की लिमिट एल है तो सारे सीक्वेंस की लिमिट एल होगी, और अगर सारे सीक्वेंस की लिमिट एल है तो फंक्शन की लिमिट एल होगी। इसको थोड़ा विजुअलाइज या इंट्यूशन से समझते हैं। जैसे ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू 2 पे इसकी लिमिट 4 है। इसका क्या मतलब है, मैं एक्सएन नाम के कितने भी सीक्वेंस उठा लूं जो खुद 2 के पास जा रहे हैं, उनको वहां डालूंगा तो आंसर 4 आएगा। अब जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिया 2 + 1/n, अब x1 क्या होगा, n को 1 डालूंगा तो 3 पे होगा, तो 3 पे वैल्यू आएगी 3,9 पॉइंट होगा। n को 2 डालूंगा तो 2 + 1/2 5/2, तो ये 5/2, 25/4 होगा। तो तुम देख रहे हो x1 ये है, x2 पे आंसर ये आ रहा है, x3 पे ये, x4 पे ये। तो ये अगर मैं xn का स्क्वायर की लिमिट निकालूंगा तो अल्टीमेटली तुम समझ सकते हो ना कि ऐसे जंप कर करके 4 पे जाने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट मैं कोई और xn भी उठा लूं 2 + 1/n3, वो कुछ और पॉइंट्स होंगे दूसरे पॉइंट्स पर, वो भी यहीं जाएंगे। वो कह रहा है अगर फंक्शन की लिमिट 4 आती है ना, तो आप कोई भी सीक्वेंस उठा लीजिए, यू पिक एनी सीक्वेंस, वो अल्टीमेटली अगर वो सीक्वेंस खुद 2 पे जा रहा है ना, तो आपके उस सीक्वेंस के फॉर्मूले को फंक्शन में डालने के बाद जो लिमिट आएगी वो भी उसी लिमिट पे जाएगी जो फंक्शन की लिमिट है। ये कहना चाहता। इनफैक्ट समझो इस चीज को, अगर सारे सीक्वेंस एल पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं अगर तुम किसी भी रास्ते से जाओगे तुम अल्टीमेटली एल पर ही पहुंचोगे, तो फंक्शन की लिमिट एल है। वो कहना चाहता है सारे सीक्वेंस वहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब तुम किसी भी रास्ते से पहुंचो, तुमसे कहा गया ना एक्स टेंडिंग टू ए, तो मैं ए पर ऐसे 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 पहुंचूं, बड़ी छलांग लगाते लगाते पहुंचूं, पहले बड़ी छलांग फिर छोटी छलांग, मैं कैसे भी जाऊं अल्टीमेटली अगर मैं एल पे जा रहा हूं तो लिमिट एल है। वो ये कहना चाह रहा है। पर अगर एक भी ऐसा गद्दार सीक्वेंस मिल गया कि सारे सीक्वेंस तो वहीं जा रहे थे एल पे, एक कोई सीक्वेंस ऐसा आया कि मैं नहीं जा रहा, मैं तो 3L पे जाऊंगा, हाँ मेरे को भी एन टेंडिंग टू इंफिनिटी भी बोलोगे तो मेरा एक्शन भी ए पे ही जा रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू मैं 3 पे लेके चला जाऊंगा, तो वो एक गद्दार सीक्वेंस है। और ऐसा गद्दार सीक्वेंस मिलने का मतलब फंक्शन की लिमिट एल नहीं है। यानी ये जो फंडा है ना, ये एक्चुअली लिमिट ढूंढने के लिए बड़ा मुश्किल अच्छा काम नहीं करता, लिमिट को डिस्कार्ड करने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है कि आपको किसी लिमिट को डिस्कार्ड करना हो। आप लिमिट का मतलब ये कहना चाहते हैं ना, जब एक्स ए के पास जा रहा है तो बताओ फंक्शन कहां जाएगा। अब एक्स ए के पास कैसे जा रहा है, जब तक एप्सिलॉन डेल्टा नहीं था तो लोगों को ऐसी सीक्वेंस में बात करनी पड़ती थी कि एक्स ए के पास कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो वो रास्ता बताते थे, इस रास्ते के थ्रू जा रहा है, दूसरे रास्ते के थ्रू जा रहा है, तीसरे रास्ते के थ्रू जा रहा है। अगर सारे रास्ते वहीं पहुंचा देंगे तो लिमिट वही है। अगर एक भी रास्ता ऐसा कहेगा अपन तो कहीं और जा रहा है, तो लिमिट नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं। तो अगर हमें किसी लिमिट को डिस्प्रूव करना है तो एक गद्दार रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स हमारी काम करती है। तो जैसे ये एक फंक्शन दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 100 में से कोई सा भी रैशनल नंबर है तो फंक्शन का डेफिनेशन एक्स स्क्वायर है, अदरवाइज 5 है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स निकालना है, मतलब चेक करना है कि 0 है कि नहीं। ये सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग जो है ना, चेक करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो चेक करते हैं। तो जैसे मैंने कुछ सीक्वेंसेस लिखे, पहला 1/n लिखा, दूसरा 1/√n लिखा, तीसरा 1/n² लिखा। अब 1/n खुद ही रैशनल नंबर है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेगा, और जब उसमें आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो आपकी लिमिट मस्त 0 आ जाएगी। तो इसने तो कहा कि हाँ मेरे रास्ते के थ्रू जाओगे तो मैं तो वहीं पहुंचूंगा। दूसरा इसको देखो 1/√n को, ये खुद रैशनल नहीं है पर इसका स्क्वायर रैशनल है। हम n यहां पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, इसका स्क्वायर रैशनल है, और इसको भी तुम वहां डालोगे, उस फंक्शन के फॉर्मूले में डालोगे, 1/√n का स्क्वायर विल बी 1/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो वापस आपका मस्त 0 आएगा। तो ये दोनों क्लेम को सपोर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये इसलिए किया गया है सीक्वेंस बेस्ड, क्योंकि n जो एक नेचुरल नंबर है उसको विजुलाइज करना ना कि वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, वो आसान होता था। लेकिन x a के पास आ रहा है, पास आ रहा है, कितना पास, कहां पास, ये डिस्क्रिप्शन देने में बहुत समय लगा। वो तो बाद में एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन आई तो लोगों ने कहा हाँ यार क्या बात कर रहे हैं। लेकिन n बहुत बड़ा होता जा रहा है, ये विजुलाइज करना आसान था लोगों के लिए। तो नंदलेस ये √n ने भी कहा कि हाँ भाई क्लेम सही है, सही है। इसको चेक किया, भाई तू बता
हाँ बिल्कुल मस्त है, मैं भी 1/n² हूं, मैं तो खुद ही रैशनल हूं, मैं तो 1/n² उधर डालोगे तो 1/n⁴ दे दूंगा, और लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे, मस्त डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो रहा है। अब 1/n⁴ है, उसकी लिमिट 0 आ रही है, कैसे पता है? एप्सिलॉन डेल्टा से नहीं, बस इतना पता है डिनोमिनेटर इतना बड़ा हो रहा है, न्यूमिनेटर 1 ही रहता है तो 0 है। फिर इससे पूछा भाई तू बता 1/n⁴ अब पहली बात 1/n⁴ जो है ना, उसका ना स्क्वायर ना क्यूब ना पावर 4 कुछ भी रैशनल नंबर आएगा नहीं, तो वो नीचे वाली डेफिनेशन लेगा, और जैसे ही वो नीचे वाली डेफिनेशन लेगा तो तुम्हें पता है फंक्शन का एक ही वैल्यू है 5। वो तो कह रहा है कि मेरे थ्रू तुम जब तुम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे जाओगे तो मेरे थ्रू तो भाई अदरवाइज वाला ही रूट मिलेगा, और मेरे थ्रू तो वैल्यू 5 आएगी, तुम क्यों कह रहे हो 0 आएगी, मैं तो 5 दूंगा। तो ये गद्दार निकला। हमें देशभक्त कितने भी मिल जाए, एक ही गद्दार काफी है देश को बर्बाद करने के लिए। तो ये जो गद्दार है ना, इसने बोल दिया भाई ये क्लेम गलत है, भाग जाए यहां से, गलत है। सारे बोल रहे हैं अरे नहीं हम तो वहीं जा रहे हैं, जाओ जाओ, मैं कह रहा हूं मैं नहीं जा रहा। अगर सारे जा रहे होते तो वो लिमिट वही होती। तो ये पूरी कहानी सीक्वेंस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है जो हमें पता होनी चाहिए, और ये रिजेक्ट लिमिट को रिजेक्ट करने के काम आती है। नाउ यू आर टोटली रेडी टू क्रैक LH रूल इन एब्सोल्यूट फुल ग्लोरी। आपको मजा आ जाएगा LH रूल क्या है, क्यों टीचर्स इसको वो रोकते हैं, क्या कारण है उनकी ऐसी क्या नफरत भाई इससे, और जितने अच्छे टीचर होते हैं उतना ही वो उसको मना करते हैं। चलो जी लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये याद है ये ट्रायंगल बनाता है, ट्रायंगल की हाइट्स का रेशियो लिया था, ट्रायंगल की हाइट्स का रेशियो ही आंसर आ जाएगा, है ना, और वो tan थीटा से मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ट्रायंगल ही बन जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये सब गार्बेज है, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स है ये। यूं नहीं कहते अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो रहा है, इसको ये मान लो, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा है, मैथ्स है। डिफाइन करो भाई, ये अगर एक कर्व है तो कर्व है, डिफाइन करो ढंग से, तो ये केमिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए ये सब जो आपने बकवास इंट्यूटिवली सोची थी ना, ये कुछ मीनिंग है नहीं इसका। फिर तो मतलब अब क्या इसका मतलब मैथ्स अप्रोक्सीमेशन पे वर्क कर रहा है? नहीं। अब सुनो, कहानी ऐसी है, a,0 से x पॉइंट तक x, fx और x, gx दो थे, यहां से यहां तक वो fx/gx इस रेशियो के बारे में बात करता है। क्योंकि a पर फंक्शंस की वैल्यू 0 है तो इसको fx माइनस fa अपॉन gx माइनस ga लिख सकते हैं, जो कि fa और ga दोनों ही 0 है। 0 नहीं भी होते तो आपको याद है ना, हमने होल फिल कर दिया था, वो वाली चीज है। आप समझ सकते हैं इसको, ये जो है fx माइनस fa अपॉन gx माइनस ga वाली फॉर्म है, विच इज एसेंशियली, अगर इसी को x माइनस से और x माइनस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो दिस इज योर रेशियो ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो ये जो रेशियो है ना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंजेस का रेशियो है हमारे केस में, क्योंकि हमने FA और GA दोनों 0 हो रहा है, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो यहीं से लोगों को क्लिक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज के रेशियो के बारे में बात करनी है। तो यार अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज का रेशियो किसी ना किसी C पर, भाई हम तो वो लगा रहे हैं आपका आपका A2X में, A2X में इस इंटरवल में किसी ना किसी C के लिए, याद है ना, इंस्टेंटेनियस के इक्वल होगा, ऐसा कोई थ्योरम कहता है। बात यही हुई कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का रेशियो उसी इंटरवल में, अब वो इंटरवल A2X है, आप समझ रहे हो ना, fx माइनस fa अपॉन gx माइनस g है, तो A2X उस इंटरवल में, उसके बीच में किसी ना किसी C पर वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के रेशियो के इक्वल होगा। याद है ऐसा थ्योरम था, कौन था? कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम था। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम इसको इसके इक्वल कहता है अगर वो लग सकता है तो, इफ, एंड इट्स अ वेरी बिग इफ, अगर वो लग सकता है तो, नहीं लग सकता है तो कुछ नहीं, अगर वो लग सकता है तो हमें समझ में आया, और उसके लिए अगर कुछ ऐसा फंडा बनाना है ना, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लगना चाहिए। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लगने के लिए याद करो, आपको fx और gx दोनों डिफरेंशिएबल चाहिए होते थे किसी जोन में, उसकी कंडीशन थी, और g' कभी भी 0 नहीं एक्सेप्ट करता है उस जोन में, उस इंटरवल में, वो याद करो। दोज वर द कंडीशंस जो CMVT लेके आता है। मैंने आपसे फिर कहा है कि वो कंडीशंस क्यों लेके आ रहा है CMVT, इसके लिए वीडियो चाहिए तो बताइएगा। तो ये कंडीशंस चाहिए, अब इनका क्या करें, ये कोई जरूरी तो नहीं है, तो नहीं भाई कंडीशंस इंपोज करते हैं, इसका मतलब हमेशा ये काम नहीं कर पाएंगे, कुछ कंडीशंस इंपोज करते हैं कि सपोज हम एक ऐसा इंटरवल ए के अराउंड ढूंढ लिए,
एक ऐसा इंटरवल a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, जिस इंटरवल में मस्त एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल है, और उस इंटरवल में जी डैश एक्स कभी जीरो ही नहीं है एक्सेप्ट मे बी एट ए। तो अगर हम ऐसा ढूंढ पा रहे हैं वो इंटरवल, तो पता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से a माइनस 0.5 और a प्लस 0.5, हमें कोई ऐसा इंटरवल मिल गया जिसमें एफ एक्स और जी एक्स डिफरेंशिएबल भी हैं और जी डैश एक्स कभी जीरो भी नहीं है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉसिबल है, आप ऐसा ढूंढ पा रहे हो, तो आप a टू x एक ऐसा इंटरवल डिसाइड कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट का, जिसमें x जो है उसी a माइनस 0.5 से a प्लस 0.5 के बीच में। मतलब आपको a के अराउंड एक ऐसा जोन मिल गया है जहां पर ये ऐसा इतना बड़ा सा जोन मिल गया है, ये जोन मिल गया है जिस जोन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव जीरो भी नहीं है, ये जोन मिल गया आपको। तो पता है आप क्या कहोगे? भाई इसका मतलब मैं यहां से किसी एक x पर, एक कोई x यहां पे ले लेता हूं, a से x के बीच में आप ये कहना चाह रहे हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल, यहां से यहां तक ही डिफरेंशिएबल है, तो यहां तो डिफरेंशिएबल है ही। आप कहना चाह रहे हो कंटीन्यूअस है? बिल्कुल भाई, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है। और आप कह रहे हो जी डैश एक्स कभी जीरो भी नहीं है, कि हाँ, तो यहां तो मैं सीएमवीटी लगा ही सकता हूं, क्योंकि जब मुझे इतना इंटरवल मिल ही गया, तो बिल्कुल आप सीएमवीटी लगा सकते हैं कि ए टू एक्स में, यहां ए टू एक्स में कंटिन्यूअस, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट में कंटिन्यूअस, और जी डैश एक्स कभी उसमें जीरो नहीं है, तो हम बिल्कुल सीएमवीटी लगा सकते हैं इसके अंदर। और एक्स हमारा इसके अंदर का पार्ट है, इस इंटरवल के अंदर, जो हमने खुद ही ऐसे गेस करके ढूंढा था। और जब हम ये काम कर सकते हैं, तो आप देख लीजिए अपने आप ही ये दो कंडीशन, यानी वो अगर हमने वो a माइनस 0.5 और a प्लस 0.5 ऐसे ढूंढ लिया है, तो हम LH रूल सीएमवीटी लगा पा रहे हैं। यानी फर्स्ट कंडीशन सच है कि a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा वाला एक इंटरवल है, a की बात छोड़ दीजिए, और जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जी डैश एक्स जीरो नहीं है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब हम सीएमवीटी इसमें लगा सकते हैं, जिसमें x खुद ही इस इंटरवल के बीच में होगा। तो अगर हम सीएमवीटी लगा सकते हैं, तो आप खुद समझो कि यहीं से हमें कुछ कुछ चीज समझ में आ गई कि देखो, अच्छा ये वाली कंडीशन इसलिए आई क्योंकि सीएमवीटी लगाना चाह रहा है वो, ये तो चलो टेंडिंग टू जीरो बाय टेंडिंग टू जीरो, और ये तो ये तीन कंडीशन का जुगाड़ समझ में आ जाता है कि उसने बोला कि यहां से यहां तक मुझे जोन मिल गया है, तो एक्स में कुछ भी इसमें से चूज कर सकता हूं, तो मुझे मिल जाएगा जहां पे सीएमवीटी लगा सकता हूं। तो ये तीन तो हो जाते हैं, बट व्हाट अबाउट फोर्थ? फोर्थ अभी भी नहीं है, ये कहां से आ रहा है, ये क्या कहानी है? तो चलो सीएमवीटी लगा के देखते हैं, वहीं से पता लगेगा। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ए टू एक्स में सीएमवीटी लगा रहा हूं, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन जी एक्स माइनस जी ए, ये दोनों जीरो ही है, तो जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश सी बाई जी डैश सी फॉर सम सी इन दिस इंटरवल। यही तो कहता था वो, यही तो थ्योरम था। अब अगर ये बात समझ में आती है, तो इसका मतलब वो कहता है कि भाई अब x अगर मैं a के पास, देखो ध्यान रखो, ये एफ एक्स बाई जी एक्स का रेशियो इसके इक्वल आ रहा है, अभी तक लिमिट नहीं लगी है, सीएमवीटी लिमिट नहीं लगा रहा है, सीएमवीटी बस ही बोल रहा है ये रेशियो इसके इक्वल है। जब x टेंडिंग टू a होगा, यानी x टेंडिंग टू होगा, तो आप समझ सकते हैं इस इंटरवल की लेंथ डिक्रीज होती चली जा रही है। x टेंडिंग टू a होगा तो इस इंटरवल की लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, और c तो इसी इंटरवल के अंदर है, तो जब x a के पास आ रहा है तो c को भी a के पास आना पड़ेगा, तो x टेंडिंग टू a देन श्योरली मींस c टेंडिंग टू a। तो इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट c टेंडिंग टू a एफ डैश सी बाई जी डैश सी। ये बात समझ में आती है? और यही जैसे दुनिया देखती है, तुरंत बोलती है हो गया, मजा आ गया, हो तो गया, एफ एक्स बाई जी एक्स की लिमिट x टेंडिंग टू a और c टेंडिंग टू a एफ डैश सी बाई जी डैश सी, अब c को कुछ भी डाल दूंगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं है भाई, नॉट सो फास्ट। यही तो पूरा खेल है, यही तो पूरा पूरा क्या कहते हैं ना, पूरा पूरा फलक्रम है इस फंडे का। ये जो कहानी है ना, इतनी आसान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समझो, हमें लिमिट L1 निकालनी थी, ये लिमिट L2 है, जिसके इक्वल हम इसको करने की कोशिश करते हैं LH रूल से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स। ये L2 नहीं है, ये कोई तीसरी ही लिमिट है, L3, C टेंडिंग टू ए एफ डैश सी बाई सी जी डैश सी। क्यों ये L3 है, L2 नहीं है? समझो बात को। L3 लिमिट है जब वो जो CMVT से जो C निकलता है ना, वो CA अप्रोच करेगा, वो कोई नॉर्मल एक्स नहीं है, वो सी है, जो सीएमवीटी के थ्रू ए टू एक्स में सीएमवीटी लगाने की वजह से वो जो सी मिल रहा है, वो जब ए जाएगा, ये एक सीक्वेंस है, वो एक्स नहीं है, वो एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस जो सीएमवीटी वाले सीज हैं,
वो जब ए को जाएंगे तो वो जो लिमिट आएगी वो लिमिट L1 के इक्वल होगी। और LH रूल इसकी बात करता है, ये और ये अलग है। इनफैक्ट L2 को ऐसे सारे सीक्वेंस चाहिए, सिर्फ ये ही नहीं, उसको और भी सारे चाहिए। जब वो सारे सीक्वेंस कहेंगे कि हाँ हम सब सब वहीं पहुंचेंगे, तो L2 वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब इस चीज को समझिए जरा ध्यान से, ये तीनों लिमिट है, तीनों लिमिट को ध्यान से समझिए। ये जो पहली है L1, ये वो है जो हमें निकालनी होती है, ये वो है जो C के सीक्वेंस से बनती है, और ये वो है जो LH रूल बोलता है। अब उसको पिक्चर में क्यों लाए जब इससे ही आंसर आ रहा था? जब वो इसके इक्वल है तो इसी से आंसर आ रहा था, इसको लाए क्यों पिक्चर में? इसको लाए इसलिए कि देखो L1 और L3 तो हमेशा इक्वल है, ऐसा CMVT ने बोल दिया है। तो मस्त है, फिर इसी से ही आंसर आ जाना चाहिए था, और बेस्ट आंसर है। जब ये दोनों हमेशा इक्वल है तो हर बार यही निकाल लो, फिर तो टेंशन ही खत्म। पर नहीं, हम CMVT के थ्रू C की वैल्यू क्या है ये नहीं बता पाते। हमारे पास C का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें पता है C होगा कहीं, पर किधर है, उसका कोई फॉर्मूला क्या है? तो अगर C का कोई फॉर्मूला होता ना कि C x इक्वल टू 1/n(a), कुछ कुछ इस जैसा कुछ सीक्वेंस है, ये पता होता अगर मुझे, तो मैं उसको इस्तेमाल करके L3 निकाल लेता। पर मुझे नहीं पता, मुझे पता C कुछ है, वी डू नॉट हैव दैट सीक्वेंस। इसका मतलब L3 हम निकाल नहीं पाते हैं, हम L3 निकाल नहीं सकते। मतलब अफसोस की बात यह, L1 जिस चीज के हमेशा इक्वल है उसके निकालने का शस्त्र हमारे पास नहीं है। अब क्या करें? तो यहीं पे लोग कहते हैं कि चलो, ये तो पक्का पता है ना कि L2 अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके सारे रास्ते वहीं L पर जाएंगे, अगर वो एग्जिस्ट करेगा। हाँ, तो इसका मतलब अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो ये भी L पर ही जाएगा जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर वो एग्जिस्ट कर गया तो L3 L2 के आंसर के इक्वल होगा। तो यहीं से लोग कहते हैं कि अगर L2 एग्जिस्ट कर गया तो L3 मिल जाएगा, और L3 मिल जाएगा तो उससे फिर L1 आ जाएगा। पर अगर L2 एग्जिस्ट नहीं किया, तो ध्यान दो, L2 अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि L3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। L3 फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो तो सिर्फ एक सीक्वेंस है। L2 को किसी और सीक्वेंस ने हो सकता है परेशान किया हो। L2 खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मे भी कोई और एक और सीक्वेंस है जो परेशान कर रहा है उसको, L3 नहीं कर रहा है, L3 तो खुद आंसर दे देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये sin 1/x का ग्राफ है, ऐसा ही कुछ होता है जीरो के पास। अब इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हैं fx की, सब जानते हैं डज नॉट एग्जिस्ट होता है। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है? भाई ये वाला सीक्वेंस देखो, xn इक्वल टू 1/n पाई। अब xn इक्वल टू 1/n पाई है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, ये भी जीरो ही टेंड करेगा। जब इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो जीरो आंसर आएगा। तो हाँ, ये वाला जो सीक्वेंस है ये तो जीरो पे ही पहुंचेगा। तो ओरिजिनल की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, पर उसका एक सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये जो था ना L2, अगर L3 एग्जिस्ट, अगर L2 एग्जिस्ट करेगा तो L3 एग्जिस्ट करेगा, पर L2 अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर भी हो सकता है L3 एग्जिस्ट करे या ना भी करे। तो यही जो पंगा है ना, इसी पंगे की वजह से कहानी आगे शुरू हो जाती है कि यही यहां पर हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि भाई देखो, L1 और L3 हमेशा सेम है। काश हम L3 निकाल पाते तो लाइफ मजेदार होती। सीधा सीधा L3 निकालते और आंसर आ जाता खटाक से, और हर बार आता। परंतु L3 निकाल नहीं सकते। तो भाई एक स्ट्रॉन्गर केस लो कि L3 के पापा से बात करो। अगर उनका आंसर आ रहा है तो L3 का आंसर आएगा ही आएगा। अगर पापा का आंसर नहीं आया तो भी L3 का आंसर हो सकता है, तो L1 का आंसर किसी और तरह से निकालना पड़ेगा। लेकिन पापा का आंसर आ रहा है तो पापा से बात करो L1 से। और इसी रीजन की वजह से अगर L2 एग्जिस्ट कर गया तो L3 एग्जिस्ट करेगा, और फिर वो आंसर L1 कॉपी कर लेगा। और अगर L2 एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर उसने कह दिया भाई तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है L2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पर वो जो गद्दारी की है वो किसी और सीक्वेंस ने की है, L3 ने नहीं की है। तो ये जो लॉजिक है, इसी लॉजिक की वजह से कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स, जो कि आपका L1 है, और ये जो आपका L2 है, ये L2 के इक्वल होता है अगर वो एग्जिस्ट करता है, या इंफिनिटी है। इंफिनिटी पे भी आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है कि कहां जा रहा है वो, कि सारे सीक्वेंस वहीं पहुंच रहे हैं। अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो गया तो वी आर नॉट श्योर कि L3 हो है कि नहीं है, तो L1 हम इससे नहीं निकाल सकते। वो अगर कोई चमत्कार से तथास्तु कह के हमें कहीं से L3 मिल जाए तो पता लगेगा, या फिर किसी और तरीके से L1 निकालोगे। और इसी लॉजिक को अगर हम समझ सकते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमें लस्सी पीनी है, तो लस्सी इक्वल टू वो वाला पार्ट था कि हाँ भैया
जो सी वाली लिमिट थी उसके इक्वल आती है, पर वो मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए तबेला खरीदना पड़ता है। समझ रहे हो, लस्सी पीने के लिए तबेला खरीदना पड़ रहा है, ये तबेला है। इसका होना मतलब सारे सीक्वेंसेस वहीं पहुंच रहे हैं, जबकि हमें सारे सीक्वेंस चाहिए नहीं थी, बस एक सी का ही सीक्वेंस चाहिए था, सारों की तो जरूरत भी नहीं थी हमें। तो तुम समझ रहे हो, एक लस्सी का गिलास पीने के लिए पूरा तबेला खरीदना पड़ता है। अब कहानी ऐसी है, एलएच रूल एसेंशियली ये कहता है कि भाई देखो, लस्सी पीनी है ना तो तबेला खरीदो, तबेला नहीं है तो लस्सी पियोगे या नहीं मुझे पता नहीं, तबेला होगा तो जरूर पी लोगे। तो हर बार उधर एक लस्सी का गिलास पीने के लिए आपको तबेला खरीदना पड़ रहा है। और इसी वजह से जो स्ट्रेटेजी बनती है कि हमेशा एलएच रूल में आपको एग्जिट की तलाश होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेप पर जब भी आप एलएच रूल लगाते हो, आप एक अननेसेसरी की स्ट्रॉन्गर कंडीशन इंपोज करते हो। आप कहते हो लस्सी पीने तबेला खरीदो, अब कोई जरूरी थोड़ी है तबेला खरीद ही पाओगे, पर इसका मतलब थोड़ी लस्सी नहीं पी पाओगे। एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल है, 1 - x² / 2 - cos x बाय, देख लेना सही एग्जाम्पल दिया है कि नहीं दिया, इसकी लिमिट निकालनी है। हमेशा अपने दिमाग में होना चाहिए एग्जिट करो। सोचो ये विदाउट एलएच रूल निकल सकता है क्या? क्योंकि आप एलएच रूल लगाओगे तो मतलब आप तबेले की तरफ जा रहे हो, आप स्ट्रॉन्गर कंडीशन की तरफ जा रहे हो, वो मे भी वर्क कर जाए मे भी ना करे। तो पहले ही एग्जिट ढूंढने की कोशिश करो, एग्जिट ढूंढो, नहीं तो एलएच रूल लगाओ, अगले स्टेप पे फिर एग्जिट ढूंढने की कोशिश करो। यानी हर स्टेप पे आपको एलएच रूल लगाते वक्त आपके दिमाग में होना चाहिए भाई इससे बच के भागना है, इससे बच के भागना है, भागना है, भागना है। हर स्टेप पे भागने की कोशिश करो, कैंसिलेशन करो, ऊपर नीचे से कुछ भी करो, चीजें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शॉर्ट करो। अगर आप एलएच रूल के उसमें फंस गए, आप सोचिए, आप ऐसे बात कर रहे हैं भाई एक लस्सी पीनी थी, उसके लिए एक तबेला खरीदना था। फिर शहर के सारे अगले स्टेप पे लगाओगे तो शहर के सारे तबेले खरीदने, मतलब मल्टीपल स्टेप पे एलएच रूल जब लगाते हैं ना, तबेला खरीदना था, फिर शहर के सारे तबेले खरीद लूंगा, फिर एक दिन स्टेट के सारे तबेले खरीद लूंगा, फिर इंडिया के सारे तबेले खरीद लूंगा, फिर वर्ल्ड के सारे तबेले खरीद लूंगा, फिर मैं तबेलों का राजा बन जाऊंगा, फिर ये तो वही हो गया तबेलों का राजा, सरताज, मतलब ये इस तरह चलेगा तुम्हारे। जैसे ये वाला देखो, लस्सी पीनी है, तबेला, और ये ऐसे आपको, आप इसमें एलएचयू लगाओगे ना जैसे झुमाता ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव अपॉन इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लस्सी को तबेला, तबेला स्क्वायर, तबेला क्यूब ऐसे बना रहा है। वहीं पे अगर आप इसमें एग्जिट ढूंढ लेते तो सीधा आप एग्जिट करके सीधा आंसर निकाल सकते थे। तो एलएच रूल लगाने का मतलब भाई आपको एग्जिट पर सोचना है, और इवन एट द स्टार्ट ऑल्सो, क्योंकि जिस वक्त एग्जिट मिल जाए बढ़िया है। और क्योंकि अगर आप किसी चीज में स्टार्ट पे ही एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि एलएच रूल ना लगाना पड़े, दैट इज टेंटामाउंट टू सेइंग कि टीचर्स बोल रहे हैं एलएच रूल मत लगाओ। यही तो बात हो कि अगर स्टार्ट में एग्जिट ढूंढना पड़ रहा है, नोइंगली और अननोइंगली वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप एग्जिट ढूंढने की कोशिश करो, ऑल्दो कई बार टीचर्स को खुद ही नहीं पता होता वो क्यों मना कर रहे हैं। बट नाउ यू नो कि वाई शुड समबडी बी सेड कि भाई एलएच रूल पे इतना भरोसा मत करो। नाउ यू अंडरस्टैंड। एंड अगर आप अभी तक इस वीडियो में बरकरार हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, रिकमेंड कीजिए हमें जूनियर्स को, साथियों को, दोस्तों को। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी लॉन्च की है हमने बच्चों, अभी अगले मंथ हम उसमें कुछ ऐसे सरप्राइजेस लॉन्च करेंगे जो एकदम झटका लगेगा आपको। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज। जब आप घर पे बैठे हुए सीबीटी दे रहे होंगे ना, उसको टेस्ट को घर पे, आपको एक्चुअली वो फील आ रही होगी हाँ यार एग्जाम में मेरे साथ यही होने वाला है। वो बिल्कुल आपको सही जगह टेस्ट करेगी, वो ऐसा नहीं करेगी पहले 3 टेस्ट में जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट चुपका के दे दिए। तो प्लीज रिकमेंड अस, सपोर्ट अस, इफ यू लाइक आवर वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।